शान। नमस्कार, किसान समाचार में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के अंतर्गत 50 लाख से अधिक रेहड़ी पटरी विक्रेताओं को आत्मनिर्भर बनाकर ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल हुई। 50,000 रुपए तक बिना किसी गारंटी के कार्यशील पूंजी ऋण की सुविधा प्रदान करना है योजना का उद्देश्य। हरियाणा के हिसार में 8 से 10 अक्टूबर तक कृषि विकास मेले का होगा आयोजन। किसानों को दी जाएगी बीज से बाजार तक की सभी जानकारी। उन्नत कृषि यंत्र और खेती की नई तकनीकों को देखने का भी मिलेगा मौका। मौसम विभाग ने बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और उत्तरी ओडिशा में अगले 3 दिन में तेज वर्षा का अनुमान जताया। दक्षिण पश्चिम मानसून ने उत्तराखंड, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पश्चिमी मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात के कुछ और भागों से की वापसी। मुख्य समाचार के बाद खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि योजना यानी कि पीएम स्वनिधि योजना देश भर के स्ट्रीट वेंडर्स को आर्थिक मदद देकर उनको सशक्त बनाने वाली इस योजना ने बड़ा मुकाम हासिल कर लिया है। इस योजना के दायरे में अब तक 50 लाख से अधिक स्ट्रीट वेंडर्स शामिल हो चुके हैं। क्या है ये योजना और कैसे ये स्ट्रीट वेंडर्स को लाभ पहुंचा रही है, आइए देखते हैं इस खास रिपोर्ट में। आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय के तत्वावधान में चल रही पीएम स्वनिधि योजना के दायरे में अब तक 50 लाख से अधिक स्ट्रीट वेंडर्स शामिल हो चुके हैं। स्ट्रीट वेंडर्स ने लंबे समय से शहरी अनौपचारिक अर्थव्यवस्था में एक प्रमुख भूमिका निभाई है। पीएम स्वनिधि का उद्देश्य स्ट्रीट वेंडर्स को औपचारिक आर्थिक प्रणाली में एकीकृत करना और क्रेडिट के औपचारिक चैनलों तक उनकी पहुंच को सुविधाजनक बनाना है। पीएम स्वनिधि की शुरुआत 1 जून 2020 को हुई थी। इसका उद्देश्य 50,000 रुपए तक बिना किसी गारंटी के कार्यशील पूंजी ऋण की सुविधा प्रदान करना है। योजना के अंतर्गत नियमित पुनर्भुगतान को 7% ब्याज सब्सिडी के साथ प्रोत्साहित किया जाता है। इसके साथ ही डिजिटल लेन देन को प्रतिवर्ष 1200 रुपए तक के कैशबैक के साथ पुरस्कृत किया जाता है। पीएम स्वनिधि के तहत स्ट्रीट वेंडर्स को अब तक 8600 करोड़ रुपए से अधिक के करीब 65.75 लाख ऋणों का वितरण किया गया है। इस योजना को राज्यों ने पूरे दिल से स्वीकार किया है। पिछले 3 महीनों में राज्यों ने 12 लाख से ज्यादा नए विक्रेताओं को इसमें सफलतापूर्वक कवर किया है, जो अब तक का सर्वाधिक है। वर्तमान में मध्य प्रदेश, असम और गुजरात शीर्ष प्रदर्शन करने वाले राज्य हैं, जबकि अहमदाबाद, लखनऊ, कानपुर, इंदौर और मुंबई इसके कार्यान्वयन में अग्रणी शहर हैं। इसके साथ ही पीएम स्वनिधि योजना डिजिटल भुगतान के माध्यम से स्ट्रीट वेंडर्स को सशक्त बनाती है। अब तक 1,33,003 करोड़ रुपए के 113.2 करोड़ से ज्यादा डिजिटल लेन देन हुए हैं, जिसमें लाभार्थियों को 58.2 करोड़ रुपए का कैशबैक प्राप्त हुआ है। विक्रेताओं के परिवारों के समग्र विकास के लिए कल्याणकारी योजनाओं का भी प्रावधान है। 4 जनवरी 2021 को शुरू की गई स्वनिधि से समृद्धि पहल का उद्देश्य लाभार्थियों के परिवारों को सरकार की 8 सामाजिक आर्थिक कल्याण योजनाओं से जोड़ना है। लाभार्थी स्ट्रीट वेंडर्स परिवारों के उत्थान के लिए इन योजनाओं के अंतर्गत 51 लाख से ज्यादा स्वीकृतियां प्रदान की गई है। 50 लाख स्ट्रीट वेंडर्स को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने की उपलब्धि भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए एक आशाजनक भविष्य का प्रतीक है। पीएम स्वनिधि योजना स्ट्रीट वेंडर्स को सशक्त बनाने और उनके औपचारिक वित्तीय समावेशन की सरकार की प्रतिबद्धता को दिखाती है। पुनीत शर्मा की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। अब 5 साल पहले राजस्थान की कांग्रेस सरकार ने सत्ता में आने से पहले किसानों की ऋण माफी का वादा किया था। अब राजस्थान में फिर से चुनाव होने वाले हैं और अब तक गहलोत सरकार ने किसानों की ऋण माफी पर कुछ भी नहीं किया है। ऐसे में केंद्र सरकार की ओर से दी जा रही प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि छोटे और सीमांत किसानों के लिए काफी मददगार साबित हो रही है। खास तौर से राजस्थान जैसे राज्य जहां पानी की कमी किसानों के लिए एक बड़ा संकट है। ऐसे राज्य के किसानों को 6,000 रुपयों की वार्षिक सहायता छोटे अन्नदाताओं का आर्थिक सशक्तिकरण कर रही है। केंद्र सरकार की योजनाएं कैसे छोटे किसानों को आर्थिक मजबूती दे रही हैं, राजस्थान के ग्रामीण इलाकों से जानने की कोशिश की हमारे सहयोगी पराक्रम सिंह शेखावत ने।
सारंगी पर बजता ये राजस्थानी लोकगीत पहचान है राजस्थान की लोक संस्कृति की। और हम आ पहुंचे हैं जयपुर से 25 किलोमीटर दूर बस्सी गांव में। किसानों को हमारे देश में अन्नदाता कहा जाता है। कहा यह भी जाता है कि जो असली भारत है वो गांवों में बसता है। लिहाजा जमीनी स्तर पर यहां से ये समझने की कोशिश होगी कि जो किसानों को मजबूती देने के केंद्र सरकार के प्रयास हैं वो धरातल पर किस तरीके से साकार रूप ले रहे हैं। सबसे पहला सवाल मेरा यही है कि वर्तमान समय में जो केंद्र सरकार है उसके माध्यम से एक सबसे बड़ी सहायता किसानों को, जो आर्थिक सहायता हम कह सकते हैं, वो किसान सम्मान निधि के रूप में दी जाती है। इस सहायता को कितना मददगार आप मानते हैं? कैसे आपको इसका लाभ मिल रहा है ये बताइए। ये 6,000 रुपये साल का मिलता है। इससे किसान से जी आपका खाद बीज का काम कर लेता है जी। और ये सरकार ने ये चला रखी है, बहुत बढ़िया योजना है, प्रधानमंत्री जी ने ये चला रखी है योजना जी। खेती से जुड़े हुए हिसाब से जो पैसे की कमी होती हो तो जो 6,000 रुपये आते हैं उससे जो खाद बीज टाइम पे ले आते हैं और खेती कर लेते हैं जी उससे। अब ये जो राशि हस्तांतरित की जाती है वो सीधे लाभार्थियों के यानी कि किसानों के सीधे खातों में जाती है। तो आपको क्या ये राशि समय पर मिल रही है और इसमें किसी तरह की कोई परेशानी? नहीं, कोई परेशानी नहीं हो। टाइम पे टाइम आई है बैंक में, हमारे सीधे बैंक में आती है और बैंक से हम निकला के हमारे खेती में काम लेते हैं। टाइम से टाइम आती है। केंद्र सरकार की तरफ से ये जो योजना है वो सीधे किसानों के खाते में आ रही है और उसका सीधा लाभ किसानों को पहुंच रहा है और समय पर उनको इसके जरिए आर्थिक सहायता मिल रही है। समझना चाहेंगे आपसे, किसान सम्मान निधि योजना के शुरू होने के बाद किस तरीके के बदलाव आए हैं और कैसे सहायता मिली है आपको खेती के लिए? साहब देखो, इसके बाद में ये बदलाव आया है कि अब हमारे को टाइम पे खाद बीज मिल जाता है, क्योंकि हमारे पास ये पैसे उपलब्ध रहते हैं जो प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो डाले जाते हैं खाते में, वो पैसे हमारे पास मौजूद रहते हैं। तो हमारे को खेती उस समय जुताई बुआई करने या खाद बीज लाने में कोई परेशानी नहीं रहती है और वो पैसा हमारे पास रहता है सुरक्षित और तुरंत जा करके खाद बीज ले आते हैं। केंद्र सरकार की जो जन कल्याणकारी योजना है खासतौर से हमारे अन्नदाताओं के लिए, आप सबके लिए, किसानों के लिए, उन योजनाओं का लाभ किस तरीके से मिल रहा है? उन योजनाओं का लाभ अच्छी डायरेक्ट खातों में पेमेंट आता है, उससे हमको फ़ायदा होता है। हमको किसी साहूकार के यहाँ या किसी के हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ती है। यदि हम बात करें राजस्थान सरकार की, गहलोत सरकार की, तो किस तरीके का उनका व्यवहार रहता है किसानों को लेकर के, और वो क्या कोई सुनवाई वहां पर आप लोग की होती है? किस तरीके का माहौल है उन सारी चीजों को लेकर? राजस्थान सरकार की तो क्या बोले, उन्होंने शुरुआत में उन्होंने जो आने से पहले जो घोषणाएं की थी उसका एक भी खरी नहीं उतरी। उन्होंने बोला था राजस्थान जो किसानों का ऋण चुकाने की, वो आज तक नहीं चुका। दोबारा चुनाव आने लग गए, उनका वादा तो सबसे पहला पूर्ति ये नहीं। आज किसान जो हमारे जो मोदी जी हमें 6 महीने और राशन देते हैं मंथली, उनका 6 महीने से बंद पड़ा है, वो बिल्कुल नहीं देते हैं। वो उन्होंने बंद कर दिया। जो फ्री में जो चल रहा है वो भी बिल्कुल बंद कर दिया उन्होंने। राजस्थान सरकार तो बिल्कुल किसानों के ऊपर वो बिल्कुल अत्याचार है उनका। तो हम दूसरी विधानसभा चुनाव में हैं, मतलब लगभग 5 साल पूरे होने जा रहे हैं। क्या सरकार, कांग्रेस सरकार की तरफ से या राजस्थान सरकार की तरफ से कर्ज माफी को लेकर के जो वादे, जो घोषणा की गई थी, वो हुई है क्या? नहीं हुई है, बिल्कुल नहीं हुई है, कुछ भी नहीं हुआ। जैसे वादा कराया था वो वादा बिल्कुल फैल है चीज। उसमें चाहिए केसीसी उठाई है तो केसीसी ब्याज से जमा करानी पड़ती है। पानी नहीं है तो फिर खेती में परेशानी होती है। ऐसे में किस तरीके का सुधार, बदलाव चाहते हैं आप लोग? हम ये बदलाव चाहते हैं सर कि जैसे ये चंबल नदी है या और जो हमारी इधर से निकल रही है नदियाँ, उनको डिवाइडेड करके और जो बंदे हैं, बांध हैं या छोटी तलाइयाँ हैं, उनको भरा जाए, जिससे हमारे यहाँ पानी की थोड़ी व्यवस्था सही हो जाएगी। और पानी के जब ये तालाब, तलाई वगैरह, बांध जो भरेंगे तो इससे किसानों के यहाँ, हमारे यहाँ पानी का लेवल भी बढ़ता है और किसानों की पैदावार में इजाफा होता है, बढ़त होती है, जिससे कि किसानों की आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। हमारे देश के अन्नदाता को मजबूती देने के लिए बहुत ज़रूरी है कि सामूहिक रूप से प्रयास किए जाएं। उसमें राज्य सरकार की भूमिका भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। फिर से विधानसभा चुनाव में राजस्थान बढ़ रहा है आगे, लेकिन इन सब के बीच अब देखना ये होगा कि जो वादे किए जाते हैं, जो दावे किए जाते हैं, वो धरातल पर कितने साकार होते हैं। कैमरा पर्सन संजय जैना के साथ पराक्रम सिंह शेखावत,
बस्सी, राजस्थान, डीडी न्यूज। और केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना वन नेशन वन राशन कार्ड योजना लोगों के लिए वरदान साबित हो रही है। वन नेशन वन राशन कार्ड के तहत चंबा जिला के लोग लाभान्वित होकर काफी खुश हैं। आइए देखते हैं ये खास रिपोर्ट। केंद्र सरकार की वन नेशन वन राशन कार्ड योजना चंबा जिले के लोगों के लिए वरदान बनकर उभरी है। अब चंबा जिले के लोग इस योजना के कारण कहीं से भी अपना राशन ले पाते हैं, जिससे उन्हें किसी तरह की समस्या का सामना नहीं करना पड़ता। चंबा जिले के लोगों का कहना है कि केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई वन नेशन वन राशन कार्ड योजना से उन्हें काफी लाभ मिला है। इसके लिए वे केंद्र सरकार के आभारी हैं। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं कि जो ये सुविधाएं, जो ये योजना चलाई हुई है या जो भी ये सुविधाएं मिल रही है भारत में सभी को, अपने हिमाचल में हमें जैसे मैं हिमाचल में अभी रह रहा हूँ, इसके बाद अगर मैं कहीं बाहर चले जाता हूँ तो यही राशन कार्ड मेरे को वहाँ पे इम्प्लीमेंट हो जाएगा। जो केंद्र सरकार के द्वारा एक योजना चलाई गई है जिसका नाम वन नेशन वन राशन कार्ड है, के तहत लोगों को ये फ़ायदा मिलेगा कि किसी भी राज्य में कहीं भी उनको डिपो में जो राशन मिलता है वो कहीं भी राज्य में मिलना उपलब्ध होगा। बता दें कि पहले जहां का राशन कार्ड होता था वहीं पर डिपो होल्डर द्वारा राशन उपलब्ध करवाया जाता था, लेकिन वन नेशन वन राशन कार्ड के तहत राशन कार्ड धारक कहीं भी किसी भी राशन के डिपो से राशन ले सकते हैं। आज देश के करोड़ों लोग इस योजना का लाभ उठा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और हरियाणा के हिसार में आगामी 8 से 10 अक्टूबर के दौरान 3 दिवसीय कृषि मेले का आयोजन किया जाएगा। ये कृषि मेला चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित किया जाएगा। हरियाणा कृषि विकास मेला 2023 में किसानों को बीज से बाजार तक की सभी जानकारी के साथ ही नए उन्नत कृषि यंत्रों, उन्नत बीजों, खेती की नई तकनीकों को देखने का मौका मिलेगा। साथ ही मेले में किसानों को लकी ड्रॉ में इनाम जीतने का भी अवसर मिलेगा। इस कृषि विकास मेले में बीज, उर्वरक, कीटनाशक, कृषि मशीनें व कृषि यंत्र निर्माता कंपनियां भाग लेंगी। किसानों को विभिन्न कृषि कार्यों के लिए मशीनों, यंत्रों एवं उनकी कार्य प्रणाली के बारे में जानने का अवसर भी मिलेगा। मेले में किसानों को विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों द्वारा श्री अन्न की खेती के बारे में विस्तार से जानकारी दी जाएगी। मेले में पहले की तरह ही इस वर्ष भी किसानों को विश्वविद्यालय की ओर से सिफारिश की गई रबी फसलों के उन्नत बीज तथा बायो फर्टिलाइजर के अतिरिक्त कृषि साहित्य उपलब्ध करवाए जाएंगे। इसके लिए मेला स्थल पर विभिन्न सरकारी बीज एजेंसियों के सहयोग से बिक्री काउंटर स्थापित किए जाएंगे। किसानों को विश्वविद्यालय के अनुसंधान फार्म पर वैज्ञानिकों द्वारा उगाई गई खरीफ फसलें दिखाई जाएंगी तथा उनमें प्रयोग की गई तकनीकों की जानकारी भी दी जाएगी। इस अवसर पर फसल प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी। मेला स्थल पर मिट्टी, सिंचाई, जल व रोगी पौधों की वैज्ञानिक जांच करवाने की किसानों को सुविधा दी जाएगी। देश में किसानों को कृषि क्षेत्र की नई तकनीकों से अवगत कराने, खेती से अधिक मुनाफा कमाने एवं उन्हें आ रही परेशानियों को दूर करने के लिए सरकार द्वारा समय समय पर कृषि विश्वविद्यालयों की मदद से कृषि मेलों का आयोजन किया जाता है। सरकार द्वारा किसानों के लिए कृषि का कार्य आसान बनाने हेतु कई तरह की सब्सिडी प्रदान की जाती है। आजकल खेती की तैयारी करने से लेकर फसलों की कटाई करने तक का काम आधुनिक कृषि यंत्र से किया जा रहा है, लेकिन देश के बहुत से किसानों की आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं है कि वे इन यंत्रों का प्रयोग करके अपने कृषि कार्य को पूर्ण कर सकें। ऐसे में किसानों के लिए केंद्र सरकार ने कस्टम हायरिंग सेंटर योजना बेहद फायदेमंद योजना लॉन्च की है। कस्टम हायरिंग सेंटर ऐसी जगह है जहां पर किसान कम दरों पर कृषि यंत्र किराए पर ले सकते हैं। ये सेंटर छोटे और सीमांत किसानों के लिए फायदेमंद है जो महंगे कृषि यंत्र नहीं खरीद सकते। कस्टम हायरिंग सेंटर पर ट्रैक्टर, थ्रेशर, रोटावेटर, रीपर, सीड कम फर्टिलाइजर, ड्रिल जैसे उन्नत कृषि यंत्र उपलब्ध कराए जाते हैं। कृषि यंत्र किराए पर देकर रोजगार और अच्छी आय प्राप्त किया जा सकता है। सरकार कस्टम हायरिंग सेंटर की स्थापना के लिए 80% तक सब्सिडी देती है। ये सब्सिडी क्रय विक्रय सहकारी समितियों KVSS और ग्राम सेवा सहकारी समितियों GSS को दी जाती है। और आइए बात करते हैं मौसम की। मौसम विभाग ने अगले 3 दिन के दौरान बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और उत्तरी उड़ीसा में तेज से बहुत तेज बारिश जारी रहने का अनुमान व्यक्त किया है। मौसम विभाग ने कहा है कि देश के पूर्वोत्तर हिस्से में भी अगले 4 दिन के दौरान मूसलाधार बारिश होने के आसार हैं।
वहीं बिहार में लगातार बारिश से कैमूर जिले के कई हिस्सों में अचानक बाढ़ जैसी स्थिति पैदा हो गई है। लगातार बारिश के कारण कमनाशा, दुर्गावती और सुवारा जैसी मौसमी नदियां पूरे उफान पर हैं। किसी भी स्थिति को देखते हुए आपदा टीमों को हाई अलर्ट पर रखा गया है। उधर केरल के उत्तरी हिस्से में भी तेज बारिश जारी है। तिरुवनंतपुरम जिले में ऑरेंज अलर्ट तथा कोलम, पथानामथिट्टा और अल्पासू जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। और आइए अब नजर डालते हैं मंडी भाव पर। देखते हैं क्या रहा देश भर की मंडियों में भाव। चालू खरीफ सीजन में अरहर की बुआई देश भर के ज्यादातर राज्यों में हो रही है। कृषि मंत्रालय के मुताबिक खरीफ अरहर की बुआई बीते साल से पीछे चल रही है। साल 2023 के लिए 22 सितंबर को जारी आंकड़ों के अनुसार अरहर की खेती 43,69,000 हेक्टेयर में हो चुकी है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान अरहर की बुआई 46,06,000 हेक्टेयर में हुई थी। फिलहाल कृषि उपज मंडियों में अरहर की आवक सामान्य है। हाजिर भाव की बात करें तो धौराजी मंडी में अरहर के सौदे मजबूती के साथ हुए, जबकि राजकोट, जसदण और मैनपुरी मंडी में इस दौरान अरहर के भाव में गिरावट के साथ कारोबार हुआ। एगमार्क नेट के मुताबिक गुजरात की राजकोट मंडी में 2 अक्टूबर को अरहर का भाव था 9,700 रुपए। 3 अक्टूबर को इसके भाव में 175 रुपए की गिरावट आई और भाव 9,525 रुपए पर आ गया। राज्य की जसदण मंडी में इस दौरान अरहर के सौदों में नरमी के साथ कारोबार हुआ। 2 अक्टूबर को यहां अरहर का भाव रहा 9,000 रुपए। 3 अक्टूबर को इसके सौदे 1,500 रुपए लुढ़क कर 7,500 रुपए पर हुए, जबकि धौराजी मंडी में 2 अक्टूबर को अरहर का भाव रहा 10,230 रुपए। 3 अक्टूबर को इसके भाव में 50 रुपए की तेजी आई और भाव जा पहुंचा 10,280 रुपए प्रति क्विंटल पर। उत्तर प्रदेश की मैनपुरी मंडी में अरहर के भाव की बात करें तो यहां 2 अक्टूबर को अरहर का भाव 9,025 रुपए प्रति क्विंटल था। 3 अक्टूबर को इसके भाव में 125 रुपए की गिरावट आई और भाव हो गया 8,900 रुपए प्रति क्विंटल। बात अरहर की पैदावार की करें तो घरेलू स्तर पर इस साल खरीफ अरहर की पैदावार में कमी देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय के तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक देश में साल 2022-23 के दौरान खरीफ अरहर की पैदावार 34,30,000 टन होने की उम्मीद है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान अरहर की उपज 42,20,000 टन रही थी। यानी इस साल खरीफ अरहर की पैदावार में 7,90,000 टन की कमी देखने को मिल सकती है, जिसका असर अरहर के बाजार भाव पर पड़ सकता है। चालू खरीफ सीजन में देश के ज्यादातर हिस्सों में धान की बुआई चल रही है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक साल 2023 के लिए खरीफ धान की बुआई का रकबा बीते साल से आगे चल रहा है। 22 सितंबर तक खरीफ धान की बुआई 411 लाख हेक्टेयर के पार पहुंच गई है, जबकि बीते साल इस दौरान खरीफ धान की बुआई 4,72,000 हेक्टेयर में हुई थी। यानी इस साल खरीफ धान की बुआई का रकबा बीते साल के मुकाबले 10,08,000 हेक्टेयर आगे चल रहा है। फिलहाल मंडियों में धान की आवक सामान्य बनी हुई है। भाव की बात करें तो एगमार्क नेट के मुताबिक उत्तर प्रदेश की फैजाबाद मंडी में 2 अक्टूबर को सामान्य क्वालिटी की धान का भाव रहा 1,990 रुपए। 3 अक्टूबर को इसके भाव में 5 रुपए की नरमी आई और भाव हो गया 1,985 रुपए। राज्य की ही लालगंज मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान सामान्य धान के भाव स्थिर रहे। यहां 2 और 3 अक्टूबर को सामान्य क्वालिटी की धान 2,250 रुपए पर बिकी। पीलीभीत मंडी में धान के सौदों में नरमी के साथ कारोबार हुआ। यहां 2 अक्टूबर को धान का भाव था 2,040 रुपए। 3 अक्टूबर को इसके सौदे 5 रुपए लुढ़क कर 2,035 रुपए पर हुए, जबकि जफरगंज मंडी में 2 अक्टूबर को सामान्य धान का भाव रहा 2,010 रुपए। 3 अक्टूबर को इसके सौदों में 20 रुपए की तेजी आई और भाव जा पहुंचा 2,030 रुपए प्रति क्विंटल। पश्चिम बंगाल की इंडस मंडी में सामान्य धान की भाव की बात करें तो यहां 2 अक्टूबर को सामान्य धान का भाव था 2,200 रुपए। 3 अक्टूबर को इसके भाव में कोई फेरबदल नहीं हुआ और भाव 2,200 रुपए पर बना रहा।
बात धान की पैदावार की करें तो घरेलू स्तर पर इस साल धान की पैदावार रिकॉर्ड स्तर पर जा सकती है। कृषि मंत्रालय के तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक देश में धान की उपज साल 2022-23 के दौरान 1355.42 लाख टन होने का अनुमान जताया गया है। ये उपज पिछले साल की तुलना में 60.71 लाख टन अधिक है, जबकि साल 2021-22 में धान की पैदावार 1294.71 लाख टन रही थी। मंडी खबर के बाद बात करेंगे मौसम की। मौसमी खेती, किसान इस मौसम में कैसे रखें अपनी खेती का ख्याल। पश्चिम बंगाल के किसान मूंग और उड़द की फसल की आवश्यकता अनुसार हल्की सिंचाई करें। साथ ही यहाँ के किसान इनके खेतों को खरपतवार से मुक्त रखें। मूंग और उड़द में पीला मोज़ेक वायरस दिखाई देने पर इसके नियंत्रण के लिए यहाँ के किसान इमिडाक्लोप्रिड का छिड़काव कर लें। पश्चिम बंगाल के किसान सोयाबीन के खेतों में उचित जल निकासी की व्यवस्था कर लें। पश्चिम बंगाल में ही अदरक को प्रकंद सड़न रोग से बचाने के लिए इनके खेतों में पानी जमा न होने दें। अगर संक्रमण ज्यादा हो तो जरूरी दवाओं का स्प्रे कर लें। पश्चिम बंगाल में इस मौसम में टमाटर में फल छेदक कीट का खतरा हो सकता है। टमाटर की पकी फसल में छेदक कीट के लक्षण दिखाई देने पर ऐसे पौधों को उखाड़कर नष्ट कर दें। अगर संक्रमण ज्यादा हो तो इसकी रोकथाम के लिए उचित दवाओं का छिड़काव कर लें। पश्चिम बंगाल में मिर्च की फसल में थ्रिप्स हो सकता है। इसके लक्षण दिखाई देने पर इससे बचाव के लिए किसान मिर्च की फसल में जरूरी दवाएं छिड़कें। अरुणाचल प्रदेश में टमाटर में इस मौसम में झुलसा रोग हो सकता है। ऐसे संक्रमित पौधों को बगीचे या खेतों से दूर कर दें। अगर संक्रमण अधिक हो तो जरूरी दवाओं का छिड़काव कर लें। अरुणाचल प्रदेश के किसान मटर के खेतों में पानी जमा न होने दें। अरुणाचल प्रदेश में पत्ता गोभी की अगेती किस्मों की नर्सरी तैयार की जा सकती है। यहाँ पत्ता गोभी की नर्सरी की जमीन तैयार करते समय किसान गोबर की खाद का इस्तेमाल करें। अरुणाचल प्रदेश में उड़द की फसल में इस मौसम में पत्ती धब्बा रोग का खतरा रहता है। ऐसे संक्रमित पौधे दिखाई देने पर किसान उन्हें उड़द के खेतों से दूर फेंक दें। अगर प्रकोप अधिक हो तो दवाओं का छिड़काव कर लें। अरुणाचल प्रदेश में अदरक में मुरझा रोग दिखाई देने पर इससे बचाव के लिए बोडो मिश्रण का स्प्रे कर लें। ये समय बैंगन की रुपाई के लिए अनुकूल है। बैंगन की रुपाई करने से पहले खेतों को अच्छी तरह तैयार कर लें। रुपाई करते समय पौध से पौध की दूरी 60 सेंटीमीटर और पंक्ति से पंक्ति की दूरी 60 से 75 सेंटीमीटर रखें। किसान बैंगन की कई किस्मों की रुपाई इस समय कर सकते हैं, जैसे पूसा श्यामला। बैंगन की ये किस्म लंबे आकार की होती है। इस किस्म की बुआई पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड में कर सकते हैं। इस किस्म की 1 हेक्टेयर में 390 क्विंटल पैदावार ले सकते हैं। इसकी शाखाएं सीधी होती है और पौधा कांटा रहित होता है। पूसा पर्पल क्लस्टर की रुपाई भी की जा सकती है। ये किस्म उत्तरी भारत के मैदानी और पर्वतीय इलाकों के लिए अच्छी होती है। 1 हेक्टेयर में 200 क्विंटल पैदावार ली जा सकती है। इसकी लंबाई 10 से 12 सेंटीमीटर होती है। इसका रंग गहरा बैंगनी होता है। इसके अलावा पूसा अंकुर की रुपाई की जा सकती है। इस किस्म का आकार गोल होता है। पूसा अंकुर राजस्थान, गुजरात, हरियाणा, दिल्ली, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में लगाने के लिए काफी अच्छी है। 1 हेक्टेयर में 350 क्विंटल फसल ली जा सकती है। पूसा उत्तम भी लगा सकते हैं। इसका आकार भी गोल होता है। बैंगन की इस किस्म की रुपाई पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार और दिल्ली में की जा सकती है। रुपाई के तुरंत बाद पहली सिंचाई करें। बैंगन की फसल में तना और फल भेदक कीटों के हमले का खतरा बना रहता है। इससे बचाव के लिए किसान विशेषज्ञों की सलाह पर उचित दवाओं का छिड़काव करें। और अब कुछ और खबरें खास खबर में। उत्तरी सिक्किम के लोहानक झील के ऊपर अचानक बादल फटने से सिंगतम में तीस्ता नदी में अचानक बाढ़ आ गई है। घाटी में कुछ सैन्य प्रतिष्ठान प्रभावित हुए। इस दौरान सेना के 23 जवानों के लापता होने की भी खबर है। जवानों की तलाशी के लिए अभियान जारी।
भारतीय वायुसेना को तेजस का नया संस्करण मिला है। बेंगलुरु में HAL कंपनी ने वायुसेना को तेजस का ट्रेनर वर्जन सौंपा। इस मौके पर रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट, एयर चीफ मार्शल विवेक राम चौधरी, HAL अध्यक्ष CV आनंद कृष्णन मौजूद रहे। निर्वाचन आयोग ने तेलंगाना विधानसभा चुनाव की तैयारी के सिलसिले में विभिन्न राजनीतिक दलों के साथ बैठक की। मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार के नेतृत्व में दल ने राजनीतिक दलों के मुद्दों पर विचार किया। रांची भूमि घोटाला में मनी लॉन्ड्रिंग के तहत जांच कर रही ईडी ने झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पूछताछ के लिए बुलाया। ईडी की ओर से उन्हें भेजा गया ये 5वां समन। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह के सरकारी आवास पर प्रवर्तन निदेशालय की छापेमारी। संजय सिंह का नाम दिल्ली आबकारी नीति घोटाले में दाखिल की गई चार्जशीट में शामिल। जमीन के बदले नौकरी घोटाला मामले में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू यादव, उनकी पत्नी राबड़ी देवी और बिहार के डिप्टी CM तेजस्वी यादव को दिल्ली के राव रेवन्यू कोर्ट ने नियमित जमानत दी। इस मामले में अब अगली सुनवाई 16 अक्टूबर को होगी। केंद्र सरकार ने त्रिपुरा के 2 विद्रोही गुटों नेशनल लिबरेशन फ्रंट ऑफ त्रिपुरा और ऑल त्रिपुरा टाइगर फोर्स पर 5 साल का प्रतिबंध लगाया। ये प्रतिबंध दोनों समूहों के सहयोगी संगठनों पर भी लागू होगा। इन पर देश की संप्रभुता और एकता के खिलाफ गतिविधियों में शामिल होने का आरोप है। वाराणसी में एक भीषण सड़क हादसे में 8 लोगों की मौत। फूलपुर थाना क्षेत्र के करखिया में कार और ट्रक की आमने सामने टक्कर हुई। हादसे में 3 वर्षीय बच्चे को छोड़कर कार सवार सभी लोगों की हुई मौत। सतना में एक 3 मंजिला इमारत गिरने से एक मजदूर की मौत तो वहीं 2 घायल। 3 मंजिला मकान में रेनोवेशन का काम चल रहा था। घटना शहर के बिहारी चौक के पास की है। राजस्थान के भरतपुर में बस और ट्रेलर की टक्कर में 3 लोगों की मौत हुई, वहीं 24 लोग घायल हुए। घायलों का इलाज नजदीक के अस्पताल में चल रहा है। इसी के साथ ही आप हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।